अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर के सिलेबस में शामिल पोएम नंबर 8 जो कि ओज़िमेंडियस है को डिस्कस करेंगे। ओज़िमेंडियस को शैले ने लिखा है। शैले इंग्लिश के उन शायरों में शुमार होता है जिन्होंने सूफियाना मौज़ूआत पर काफ़ी लिखा या सूफ़ी शायर के तौर पर जो लोग जो है वो मशहूर हुए। इस नज़म में शायर ने हमें बताया है कि इंसान के काम फना होने वाले हैं, चाहे वो जितने ही ताकतवर इंसान ने क्यों ना किए हों। जब इंसान के पास इख्तियार आता है तो इंसान समझता है कि उसने सब कुछ हासिल कर लिया है और अब वो इस पोजीशन में पहुंच गया, वो इस हालत में पहुंच गया है कि वो देवताओं की तरह या खुदाओं की तरह से फैसले कर सके या उन जैसा एटीट्यूड अपना सके। लेकिन इंसान के काम फना होने वाले हैं और बिला आखिर वो फना हो जाते हैं। इंसान को इस बात का ख्याल रखना चाहिए जब भी उसे कभी इख्तियार मिले या जब भी उसे कभी ताकत मिले। स्टूडेंट्स, मैं इस पोएम को पढ़ता हूँ और आप लोग अपनी बुक्स खोल लें। मेरे पास जो है पेज 72 है, आप लोगों के पास भी पेज 72 होगा या डिफरेंट हो सकता है। लेकिन मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ कि एक स्किल जो आपसे बहुत ज़्यादा डिमांड की जाती है प्रैक्टिकल लाइफ में, whenever you will be appearing for some interview or for a job, you will be asked to speak a few sentences. At least you should have capability of expressing yourself in English. This is a desired skill which students should develop. And I have told you how you can develop this skill. Very simple method है कि first आप just one sentence करेक्ट सेंटेंस जो है वो बोलना सीखें। और इसके लिए अगर आपको एक वीक भी लगता है, कोई ऐसा मसला नहीं है, आप जो है वो सीख लेते हैं कि सेंटेंस को आप किस तरह से अरेंज करते हैं, सब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, उसके बाद वर्ब कौन सी फॉर्म लगाएंगे, किस तरह से सेंटेंस को अरेंज करेंगे। और बेहतरीन मेथड ये होता है कि जो कुछ आप पढ़ रहे हैं आप उसकी डेफिनेशन, एक सेंटेंस में उसकी डेफिनेशन करना सीखें। अगर आप ये काम करना एक हफ्ते में सीख लेते हैं तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपके लिए। आप 2 हफ्ते में अपने आप को 2 सेंटेंसेज पर ले जाते हैं। आप इस तरह से हर हफ्ते के साथ सेंटेंसेस के नंबर जो है वो बढ़ाते रहते हैं तो आप देखते हैं कि 2 मंथ्स में आप तकरीबन 8 या 9 सेंटेंसेस कंटिन्यूसली बोलने के, किसी भी टॉपिक पे बोलने के काबिल हो जाते हैं। जब आप इस काबिल हो जाते हैं तो यही आपसे एक पैराग्राफ की डिमांड जो है वो की जाती है कि आपके सेंटेंसेस, आपके जो पैराग्राफ है उसमें 9 to 12 और 13 इतने सेंटेंसेस हों तो एकेडमिकली वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है एट योर लेवल। तो आप इस बात का जो है वो ख्याल रखें। इसके बाद जो है स्टूडेंट जब आप पोइट्री को जो है पढ़ रहे हैं तो पोइट्री में भी सेंटेंस स्ट्रक्चर का ख्याल रखें कि राइटर ने सेंटेंसेस को किस तरह से अरेंज किया। इस पोएम में स्पेशली आप सेंटेंस स्ट्रक्चर का जो है वो ख़ास तौर पे देखिएगा गौर से कि किस तरह से राइटर ने मुख्तलिफ पॉजेज और मुख्तलिफ जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं उनको किस तरह से इस्तेमाल किया है और उससे राइटर क्या इफेक्ट जो है वो क्रिएट करना चाहता है, क्या इफेक्ट जो है वो हासिल करना चाहता है। ये अपने आप से पूछने वाले क्वेश्चन हैं जो आपको जो है पूछने चाहिए। तो स्टूडेंट्स, हम पहले इस पोएम को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद जो है वो ऑफ कोर्स इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको जो है डिस्कस करेंगे। थीम मैंने आपको जो है बता दिया कि इसका थीम जो है वो क्या है। तो ओज़िमेंडियस इस पोएम का जो है वो नाम है। और आई मेट अ ट्रेवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड हु सेड, Two vast and trunkless legs of stone stand in the desert. Near them, on the sand, half sunk, a shattered visage lies, whose frown and wrinkled lips and sneer of cold command tell that its sculptor well those passions read, which yet survive stamped on these lifeless things, the hand that mocked them and the heart that fed. And on the pedestal these words appear, my name is Ozymandias, king of kings. Look on my works, ye mighty and despair. ऑलमोस्ट मैंने सारी की सारी जो है वो पोएम पढ़ दी। स्टूडेंट्स, मैंने सारी की सारी पोएम जो है वो क्यों पढ़ी, क्योंकि इस पोएम में फर्स्ट सेंटेंस जो है वो यहाँ पे आके ख़त्म होता है, यहाँ पे आके फर्स्ट सेंटेंस खत्म होता है। बाकी आप जहाँ पे भी देखते हैं मुख्तलिफ पॉजेज को देखते हैं, राइटर ने सेमीकोलन्स यूज़ किए हैं या एलिप्सिस यूज़ किए हैं या कॉमाज यूज़ किए हैं, वो जस्ट शॉर्ट पॉजेज के लिए। आपने गौर करना है कि इन शॉर्ट पॉजेज के जरिए राइटर किस किस्म के इफेक्ट हासिल करना चाहता है। अगर आप जो है फर्स्ट लाइन को देखते हैं, आई मेट अ ट्रैवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड,
यहाँ पे देखें इस लाइन के बाद राइटर ने कोई पंक्चुएशन मार्क इस्तेमाल नहीं किया। मतलब ये है कि राइटर चाहता है कि हम इसको हु सेड तक इसको एक ही बार जो है वो पढ़ें। जब किसी पोइट्री में किसी लाइन के बाद इस तरह से कोई पंक्चुएशन मार्क इस्तेमाल नहीं होता, उसे जो है वो रन ऑन लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रन ऑन लाइन। रन ऑन लाइन जो है वो उसको बोलते हैं, और इसका मकसद ये होता है कि जो रीडर है वो इसको जल्दी से पढ़े। उसके बाद जो है वो सेमीकोलन जो है वो इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो जो ट्रैवलर है वो आगे जो बात कर रहा है, क्या कहते हैं? आई मेट ए ट्रैवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड। एंटीक होता है कदीम। कहता है मेरी एक कदीम जो मुल्क है वहाँ के एक मुसाफिर से मुलाकात हुई। अब पोइट ने एंटीक का वर्ड यूज किया, एंशिएंट नहीं यूज किया, ओल्ड नहीं यूज किया। इस पे गौर करना कि ये क्यों नहीं किया। हु सेड, उसने क्या कहा? टू वास्ट, दो वसी, बड़ी, ह्यूज, एंड ट्रंकलेस। और वास्ट यहाँ पे यूज किया है, लॉन्ग नहीं किया, बिग नहीं किया। इस बात का भी जो है ख्याल रखें। ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन, किस चीज की टांगे हैं? स्टोन की, पत्थर की। स्टैंड इन द डेजर्ट, कहाँ पे है? ये डेजर्ट में है। अब आप जो है वो ये सवाल भी सोचने वाला कि वो टांगे डेजर्ट में जो है वो कैसे पहुंच गई। ये पूछने वाली बात है, सोचने वाली बात। नियर देम ऑन द सैंड, उनके पास क्या है? रेत पर। हाफ संक, आधा धंसा हुआ। शैटर्ड, टूटा फूटा। विजेस लाइज, चेहरा पड़ा हुआ है, यानी उसका चेहरा उसके ऊपर नहीं रहा और वो नीचे गिर गया। हुज फ्रोन, लेकिन क्या है? उसकी तेवरी, उसके माथे पे जो है वो बल। एंड रिंकल्ड लिप्स, होंठ जिनमें जो है वो रिंकल्स हों, जिनमें झुर्रियां हों। मतलब क्या? ये जो झुर्रियां और ये फ्रोन जो है ये प्राइड की अलामत होती है, गुरूर की अलामत होती है। एंड स्नीयर ऑफ कोल्ड कमांड, यहाँ पे एक और उसकी जो है वो एट्रीब्यूट जो है बताया कि उसमें क्या थी? हकारत थी, बेरहमी से हुक्म देने की। कमांड, कोल्ड कमांड, तो उसमें बेरहमी से हुक्म देने की एक जो है वो हकारत थी, यानी वो लोगों से नफरत करता था जब भी वो कोई हुक्म देता था। टेल दैट इट्स स्कल्प्टर वेल दोज पैशंस रेड, इससे जो है वो जाहिर होता है कि जिसने ये मुजस्मा बनाया, स्कल्प्टर बोलते हैं जो मुजस्मा बनाने वाला होता है, कि जिसने ये मुजस्मा बनाया उसने इन जज्बात की अच्छी तरह से स्टडी की थी, इसलिए उसने इनको जो है वो इस मुजस्मे पे डिपिक्ट कर दिया। द हैंड दैट मॉक देम, हाथ जो नकल उतारते थे उसके। एंड द हार्ट दैट फेड, और दिल की कैफियत भी, यानी मुजस्मे के दिल की कैफियत या उस बंदे के दिल की कैफियत जिसका ये मुजस्मा है, उसको शायर जो मुजस्मा बनाने वाला है उसने उसके चेहरे पे नुमाया कर दिया। एंड ऑन द पेडिस्टल दीज वर्ड्स अपीयर, पेडिस्टल वो चबूतरा जहाँ पे वो मुजस्मा खड़ा हुआ है, उस मुजस्मे पे अल्फाज लिखे हुए, अल्फाज जो हैं वो क्या है? उनको इस तरह से पढ़ा जाता है, इस तरह से वो लिखे हुए हैं। माई नेम इज ओज़िमैंडियस, किंग ऑफ किंग्स। यानी जब उसने अपना मुजस्मा भी बनाने के लिए कहा होगा तो उसने कहा होगा कि जब ये किंग ऑफ किंग्स का वर्ड इस्तेमाल होता है, ये बहुत बड़ा वर्ड इस्तेमाल होता है। हम बतौर मुसलमान यकीन रखते हैं कि सिर्फ बादशाहों का बादशाह अल्लाह ताला है। सारे दुनिया की जो बादशाहतें हैं वो अल्लाह ताला की लोगों को अता करता है, लेकिन वो उसने अपने लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर। लुक ऑन माई वर्क्स ई माइटी एंड डिस्पेयर, मेरे काम देखो कितने ताकतवर हैं लेकिन मायूसी। लेकिन यानी उसकी ज़िंदगी में ही माइट बी समथिंग इट हैज़ हैपेंड, कि उसकी ज़िंदगी में ही उसे अपने सारे कामों पे जो कुछ उसने किया उस पर उसे मायूसी होने लगी होगी। अगले सेंटेंसेस जो है वो नथिंग बिसाइड रिमेन्स। अब ये देखो, ये छोटा सा सेंटेंस जो है वो नथिंग बिसाइड रिमेन्स, पास कुछ नहीं रह गया, सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया। क्यों तबाह बर्बाद हो गया? इसके बारे में हमें रिलीजियस बुक्स मुख्तलिफ कहानियां सुनाती हैं, मुख्तलिफ चीज़ें बताती हैं। हम अपने दौर में भी इसको समझ सकते हैं। खुदा ना खास्ता ये कोरोना कोविड-19 आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो शहरों के शहर वीरान हो सकते हैं। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल, ये मुमकिन है अगर जो है वो इसको ज़्यादा लाइटली लिया जाता है। तो इसी तरह से पहले बहुत सारी वबाएँ आई, बहुत सारी बीमारियाँ आई, बहुत सारे अजाब आए जिन्होंने शहरों को, तहजीबों को ख़त्म करके रख दिया। अराउंड द डिके बोलते हैं तबाही को, उस तबाही के इर्द गिर्द ऑफ द कोलोजल रैक, कोलोजल बोलते हैं वेरी बिग, बहुत बड़े पैमाने पर ये जो तबाही हुई है। बाउंडलेस एंड बेयर, बाउंडलेस जिसकी कोई हदें नहीं है, बेयर खाली। द लोन एंड लेवल सैंड्स स्ट्रेच फॉर अवे, यानी इर्द गिर्द जो है वो इर्द गिर्द रेत ही रेत है, रेत के अलावा जो है वो कुछ भी नहीं है। तो ये हम मजहबी किताबों में भी पढ़ते रहते हैं और हमें जो आजकल मुख्तलिफ एविडेंस साइंटिफिक स्टडीज़ के ज़रिए सामने आ रहे हैं कि ये जहाँ पे रेगिस्तान है, कभी यहाँ पे हंसती
बस्ती जो है वो वादियाँ थी, लोग जो है वो यहाँ रहते थे, यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी तहजीबें पैदा हुई, लेकिन फिर बाद में जो है वो किसी क्लाइमेट चेंज की वजह से या कुछ और ऐसा होने की वजह से ये सब कुछ जो है वो हो गया। आज हमें वहाँ पे रेगिस्तान, बंजर ज़मीनें जो है वो नज़र आती हैं। तो स्टूडेंट्स ये था, मैं इसको ज़्यादा लेंथी नहीं करना चाहता। मेरी कोशिश ये होती है कि ये 12 से 13 मिनट तक वीडियो जो है वो रहे, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा लेंथी होती है तो फिर इसको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। अब आप समझ सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा जो है वो हिंट इसमें मिल गए। आपसे डिमांड क्या किया जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आप विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट कुछ लाइनों को एक्सप्लेन करेंगे। उसके लिए आप ऑफ कोर्स आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। मैंने आपको इंग्लिश बेहतर करने का तरीका जो है वो बता दिया शुरू में। उसके बाद आपसे कुछ सिनोनिम्स पूछे जा सकते हैं कि इन वर्ड्स के मुश्किल मीनिंग बताओ। मैंने जो है वो यहाँ पे जो मुश्किल वर्ड्स आए उनके मीनिंग आपको बता दिए। अगर आपको जो है वो नहीं जहन में बैठे, आप दोबारा इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये मैंने तकरीबन सारे के सारे जो बता दिए। उसके बाद क्वेश्चन दिए जा सकते हैं आपको, उससे आपसे जो है वो कहा जा सकता है कि इनके आंसर लिखें। मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं। किस किस्म के क्वेश्चन, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हो सकता है कि व्हाट मैसेज डू यू गेट आफ्टर रीडिंग दिस पोएम। इस पोएम को पढ़ने के बाद जो है वो आपको क्या मैसेज मिलता है वो जो आप बताएं। इसके अलावा आप से और डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द स्टैचू की जो है वो कंडीशन जो है वो क्या थी, या आपसे इन्फर करने के लिए भी पूछा जा सकता है कि डू यू थिंक द स्टैचू हैज बीन बिल्ट इन द डेजर्ट। ये आपसे जो है वो पूछा जा सकता है, या बहुत कम वैसे पूछा गया लेकिन पूछा जा सकता है। तो आपने ये भी आपसे पूछा जा सकता है व्हाट वाज रिटन ऑन द पेडिस्टल ऑफ द स्टैचू। उसके यानी मुजस्मे के पेडिस्टल पर क्या लिखा हुआ था। ये इस किस्म के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं स्टूडेंट्स। आपसे मुश्किल वर्ड्स के मीनिंग जो है वो पूछे जा सकते हैं, और विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से एक्सप्लेनेशन पूछी जाती है। यही आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन मैं किसी दिन वीडियो लेक्चर में जब हम इन पोएम्स को खत्म कर लेंगे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन करते हैं। लेकिन इंग्लिश लिखने का और इंग्लिश बोलने का जो तरीका मैंने आपको बता दिया। पहले आप जो डेफिनेशन एक सेंटेंस के लिए अपने आप को तैयार करें, लेकिन वो कंप्लीट एक सेंटेंस से ही होना चाहिए। आप दोस्तों से, अपने टीचर से पूछे कि क्या मैं ये सेंटेंस बोल रहा हूँ इसमें कोई कमी तो नहीं है, और उस सेंटेंस को अगर आप और लंबा कर सकते हैं, मसलन अगर आप सिंपल सेंटेंस सोच रहे हैं तो उसे कंपाउंड या कम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करना है, उस तरह से ऐसे एक हफ्ते के अंदर अगर आप ऐसा कर लें तो दूसरे हफ्ते में आप जो है 2 सेंटेंसेस 3 सेंटेंसेस इस तरह से आप काम करके मुसलसल इसको सीख सकते हैं। इससे आपके क्वेश्चन के आंसर करना भी आसान हो जाएंगे, और आपके लिए रेफरेंस विद रेफरेंस टू द एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट लिखना भी आसान हो जाएगी इंशाल्लाह। फिर अगले लेक्चर में जो है अगली पोएम के साथ आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।